आखिर लड़के और लड़कियों में इतना ज्यादा फर्क क्यों होता है? हैं तो दोनों इंसान ही, फिर क्यों लड़कियां इतनी चूजी होती हैं और हम लड़के इतने हॉनी? आखिर क्यों एक लड़का किसी भी लड़की के साथ सेक्स के लिए तुरंत तैयार हो जाता है? क्यों लड़कियां एक हैंडसम लड़के की जगह एक अमीर लड़के को ज्यादा पसंद करती हैं? लड़कियां इतना इमोशनल ड्रामा टाइप क्यों करती हैं? क्यों लड़कियां अपनी उम्र कम बताती हैं? क्यों उनकी आपस में इतनी जेलसी होती है? और लड़कों को बूब्स में इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? इंस्टा मॉडल्स को देखो, क्यों वो ऐसे पोज करती हैं जिससे उनके हिप्स और बट अच्छे से दिखें? क्यों लोग प्यार में पड़ते हैं और फिर भी लॉयल नहीं रह पाते? हिप्स, बट्स, शोल्डर्स, निपल्स, टेस्टिकल साइज, और इवन लड़कों के भी निपल्स क्यों होते हैं? क्या ये सब बिना मतलब के है या इसके पीछे कोई गहरा जीव विज्ञान है? नहीं, लड़के मार्स से नहीं आए हैं और लड़कियां वीनस से नहीं, लेकिन उनके बिहेवियर के पीछे छुपी है लाखों साल पुरानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की कहानी। और इसी रोचक कहानी को मैं मनीष आज आपके सामने एकदम आसान भाषा में अपने अंदाज में खोलने वाला हूं, जो क्वर्क की शानदार किताब इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी, द साइंस ऑफ लव, सेक्स एंड रिलेशनशिप के जरिए तैयार हो जाइए प्यार, सेक्स और इंसानी व्यवहार को वैज्ञानिक लेंस से देखने के लिए। लेट्स डिकोड बियॉन्ड डिजायर। चैप्टर द स्पर्म एग प्रॉब्लम। देखो, इंसानी जीवन का असली मकसद क्या है? डार्विनियन लॉजिक के हिसाब से सिर्फ एक चीज, अपने जीन्स को आगे बढ़ाना। और इस बायोलॉजिकल मिशन में मेल और फीमेल का तरीका एकदम अलग होता है। अब मेल को देखो, एक इजैक्यूलेशन में, यानी एक बार मास्टरबेशन या सेक्स के दौरान वो लगभग 20 करोड़ स्पर्म निकालता है, और अगर दिन में 2 बार कर ले तो महीने भर में अरबों खरबों स्पर्म का दान दे देता है। लिटरली ये इतनी क्वांटिटी है कि अगर हर स्पर्म को एक इंसान मान लो तो एक आदमी अपनी लाइफ में पूरी पृथ्वी की आबादी से ज्यादा लोग पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। वहीं दूसरी ओर एक फीमेल हर 28 दिन में सिर्फ एक एग रिलीज करती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं। मतलब जहां लड़का स्पर्म की नदी बहा रहा है, वहीं लड़की के पास एक ही एग है। अब सोचो यार, एक लड़की के अंदर हर महीने बस एक ही एग आता है, और वो एग कोई मामूली चीज नहीं है। अगर हम स्केल पे सोचें तो एग पूरी दिल्ली सिटी, स्पर्म सिर्फ एक कार। इतना भारी फर्क एक एग का साइज, फॉर्म, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पर्म से कई गुना बड़ी होती है। और यही नहीं, एग अपने साथ लाता है सिर्फ पीरियड की नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी प्रेगनेंसी की परेशानी। अब स्पर्म को देखो, उसे तो बस दौड़ना है, एग तक पहुंचना है, बस इतना ही उसका काम। रेस जीती और फिनिश। लेकिन एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे की सारी महाभारत शुरू होती है लड़की के हिस्से। 9 महीने की प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ का दर्द, फिर 2 साल तक आधी रातों में उठकर बच्चे को दूध पिलाना, उसे संभालना, और खुद को और बच्चे को शिकारियों से बचाना। अब सोचो, अगर हम इसको आइस एज या प्रिमिटिव टाइम्स में विजुअलाइज करें तो मेल का इन्वेस्टमेंट होता है कुछ मिनट्स की फेवरेट प्रोसेस, और फिर निकल लो नई लड़की फाइंड करने। अब ऐसे में अगर लड़का बायोलॉजिकल लेवल पर ये सोचे कि मुझे अपना स्पर्म जितनी लड़कियों में फैलाना है फैला दूं, तो इसमें गलती किसकी है? क्योंकि नेचर का सिंपल रूल है, जितनी ज्यादा जेनेटिक कॉपीज बनेंगी उतना ज्यादा एवोल्यूशनरी सक्सेस। इसी को समझाया गया है रिचर्ड डॉकिंस की बेस्ट सेलर किताब में द सेल्फिश जीन, जहां हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक ड्राइव होती है, मेरे जीन्स को फैलाओ जितना हो सके, जहां हो सके। और यही कारण है कि लड़के ज्यादा स्लटी या हॉनी होते हैं और लड़कियां ज्यादा सेलेक्टिव। तो भाई, यह सब हार्मोनल या मॉरल नहीं, बल्कि एकदम बेसिक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। और हाँ, अगर तुम जानना चाहते हो कि द सेल्फिश जीन नाम की किताब में कैसे ये सब साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं उस किताब को भी अपकमिंग वीडियो में डिकोड करूंगा। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाता है 2 अलग स्ट्रेटजीज का। मेल स्ट्रेटजी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, जितनी ज्यादा फीमेल उतना ज्यादा चांस कि उसके जीन्स आगे बढ़ेंगे। फीमेल स्ट्रेटजी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अगर एग कम है तो सोच समझ के उस स्पर्म को चुनना है जो सबसे स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और रिसोर्सफुल मेल से आया हो। यही रीजन है कि लड़के इतने ज्यादा सेक्सुअल या होते हैं।
उनका अनकॉन्शियस ब्रेन कहता है जितनी ज्यादा लड़कियां उतना ज्यादा जेनेटिक जैकपॉट, और इसलिए मेल के अंदर एक नेचुरल स्लटी टेंडेंसी होती है, और वहीं लड़कियों की एवोल्यूशनरी इच्छा होती है कि वो ऐसे लड़के से सेक्स करें जो सिर्फ उनका दिल ही नहीं जीते बल्कि उनके बच्चों को पाल सके, उन्हें खाने को दे सके, सुरक्षित रख सके, एक प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर दोनों। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ जिम वाला लड़का प्रोटेक्टर होता है? भाई, जिम वाला मसल दिखाता है, सिक्स पैक फ्लॉन्ट करता है, पर अमीर लड़का मसल नहीं, रिसोर्सेज दिखाता है। और आज की दुनिया में पैसे से मसल खरीदे जा सकते हैं। मतलब अगर किसी लड़के के पास पैसा है, दिमाग है, तो वो 4 जिम वाले लड़कों को बॉडीगार्ड बना सकता है। इसलिए जब कोई लड़की डायमंड रिंग से अट्रैक्ट होती है तो वो सिर्फ चमक नहीं देख रही होती, वो सबकॉन्शियसली उस लड़के की कैपेबिलिटी और कमिटमेंट को फील कर रही होती है। क्योंकि डायमंड रिंग एक सिंबॉलिक सिग्नल है कि ये लड़का मुझे और मेरे फ्यूचर बच्चे को बिना हंगर के पाल सकता है। और ये बिहेवियर सिर्फ इंसानों में नहीं होता। देखो, चिड़ियों को फीमेल बर्ड रैंडमली सेक्स नहीं करती। पहले वो देखती है कि कौन सा मेल सबसे अच्छा घोंसला बना रहा है, कौन सेफ नेस्ट बना सकता है, तभी वो उसके पास जाती है। मतलब घर बना तभी प्यार बना। अब बायोलॉजी का ब्रूटल सच सुनो। एक लड़का हाइपोथेटिकली 1 साल में हजारों लड़कियों को प्रेग्नेंट कर सकता है, वहीं एक लड़की एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। और प्रेगनेंसी कोई मस्ती नहीं है, मंथ्स लॉन्ग हार्मोनल चेंज, दर्द, रिस्क, एनर्जी ड्रेन। तो लड़की को बहुत सोच समझकर चूज करना होता है कि वो किससे सेक्स करे। यहीं से आती है लड़कियों की सिलेक्टिवनेस और लड़कों में आती है स्प्रेडिंग इंस्टिंक्ट। वो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स चाहते हैं। अब ध्यान दो, इसी बायोलॉजिकल एसिमेट्री ने सोसाइटी की लैंग्वेज को शेप किया। लड़का अगर मल्टीपल लड़कियों से घूमे तो लोग बोलते हैं चर्ड, प्लेयर, माचो। पर वही लड़की ऐसा करे तो उसे कहा जाता है स्लट, चेप, चरित्ररहित। अब सुन, स्लट एक ऐसा शब्द है जो हर कल्चर में पाया जाता है, लेकिन मर्दों के लिए ऐसा इंसल्टिंग वर्ड नहीं है। ये बायोलॉजी का साइड इफेक्ट है, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं कैंसर की एक्सप्लेनेशन दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैंसर को प्रमोट कर रहा हूं। और भाई, एक और बात सुन, 2 बाप की औलाद पॉपुलर गाली है, पर एकदम इलॉजिकल है, क्योंकि बच्चा बायोलॉजिकली सिर्फ एक ही बाप का होता है। ये सब बातें दिखाती हैं कि हमारे बिहेवियर के पीछे कल्चर से भी गहरा बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बैठा है। मेल्स को चाहिए क्वांटिटी ऑफ सेक्स, फीमेल्स को चाहिए क्वालिटी ऑफ सेक्स। इसलिए लड़के ज्यादा हॉर्नी लगते हैं और लड़कियां ज्यादा चूजी। तो अगली बार जब कोई कहे कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं या लड़के हर किसी से लाइन मारते हैं, तो समझ जाना ये सेंचुरीज की कंडीशनिंग नहीं, मिलियंस ऑफ इयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है। पर भाई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जब हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात करते हैं। और देखो, रिएक्शन जेन्युइन भी है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो चुनते हैं, सब कुछ हमारी कॉन्शियस चॉइस है। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुम खाना पचाने के लिए सोचते हो? क्या तुम कहते हो अभी खाना आ गया है, अब स्टमक एसिड रिलीज हो, अब एंजाइम एक्टिवेट हो, अब डाइजेशन चालू हो? नहीं ना, क्योंकि ये सब अनकॉन्शियसली होता है। उसी तरह हमारे लव, अट्रैक्शन, जेलसी, अराउजल, ये सब भी उस एवोल्यूशनरी मशीनरी का हिस्सा है जो बैकग्राउंड में साइलेंटली काम कर रही होती है। हमारी बॉडी और माइंड लाखों सालों की एवोल्यूशन से बनी है, और उस समय हमारा मेन गोल था सरवाइव करना और अपने जीन्स को आगे बढ़ाना। तो फिर हमारा दिमाग एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह बना जो हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए गाइड करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अब सोचो, तुम्हें कोई लड़की या लड़का अच्छा क्यों लगता है? तुम कहोगे उसका नेचर अच्छा है, वो समझदार है, उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है। लेकिन ब्रेन के डीप अंदर कुछ और चल रहा होता है। उसके चेहरे की सिमेट्री सबकॉन्शियसली तुम्हें अट्रैक्ट करती है। ये हेल्थ का सिग्नल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज फर्टाइल होने की क्यू देती है। उसकी वॉइस पिच, उसके वेस्ट टू हिप रेशियो या उसके स्टेटस के संकेत, ये सब तुम्हारे ब्रेन में छुपे एवोल्यूशनरी फिल्टर्स से गुजरते हैं। हमें लगता है मैंने चुना है, लेकिन रियलिटी में मेरा ब्रेन सिलेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी लॉजिक। हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, कि हम किसी से कॉन्शियसली प्यार करते हैं या किसी से इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हम उसे जेन्युइनली पसंद करते हैं। लेकिन दरअसल
हम अनकॉन्शियसली उन क्यूज को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में पिछले लाखों सालों की बायोलॉजिकल कोडिंग के जरिए दर्ज हैं। जैसे लड़के को कर्वी हिप्स और बूब्स क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो फर्टिलिटी और चाइल्ड रियरिंग एबिलिटी के मार्कर्स हैं। लड़की इमोशनली स्टेबल और रिसोर्सफुल लड़कों को क्यों पसंद करती है? क्योंकि प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के दौरान उसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट चाहिए होता है। अब तुम सोचोगे, लेकिन मैं तो लॉयल हूं, मुझे सिर्फ एक पार्टनर चाहिए। हाँ, और ये भी एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी ही है। पेयर बॉन्डिंग एवोल्यूशन ने ये स्ट्रैटेजी भी एनकोड की ताकि बच्चा सरवाइव करे। मतलब तुम्हारे पास सेक्स ड्राइव भी है और इमोशनल बॉन्डिंग भी, दोनों एवोल्यूशनरी टूल्स हैं। तो भाई बात ये है, तुम कॉन्शियस माइंड से बहुत कम कंट्रोल करते हो, तुम्हें सिर्फ इल्यूजन मिलता है कंट्रोल का, लेकिन पीछे से तुमको चलाता है एक एंशिएंट प्रिमिटिव ड्राइव, अपने जीन्स को आगे बढ़ाने की ड्राइव। अब एक सवाल तो दिमाग में आया ही होगा कि भाई, जब लड़कों के अंदर इतना स्पर्म प्रोड्यूसिंग जीन स्प्रेडिंग मशीन घुसा हुआ है और लड़कियां भी इतने कॉशन के साथ पार्टनर चुनती हैं, तो फिर ये एक ही पार्टनर से शादी, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ये सब कैसे आया? हम मंकी बिजनेस से मोनोगमी तक कैसे पहुंचे? लस्ट से ट्रस्ट तक का ये सफर कैसे हुआ? तो सुनो, कहानी थोड़ी डीप है। जब इंसान इवॉल्व हो रहा था तब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे, खुले में प्रेडेटर्स के बीच। वो टाइम सर्वाइवल का था और बच्चे पालना आसान नहीं था। अब यहाँ एक बायोलॉजिकल ट्विस्ट आया। जैसे जैसे हमारा दिमाग बड़ा होता गया, क्योंकि हम सोचने लगे, टूल्स बनाने लगे, वैसे वैसे बच्चे का दिमाग भी बड़ा बनने लगा। लेकिन दिक्कत ये थी, एक बड़ा दिमाग वाला बच्चा माँ के अंदर ज्यादा देर तक डेवलप नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि महिला की वैजिनल ओपनिंग लिमिटेड होती है। अगर बच्चा बहुत बड़ा हो गया पेट में, तो डिलीवरी के टाइम फंस जाएगा और दोनों की जान जा सकती है। तो एवोल्यूशन ने क्या किया? बच्चों को जल्दी बाहर भेजना शुरू किया। मतलब बच्चा आधा कच्चा पैदा होने लगा। बाकी मैमल्स जैसे डियर, बफलो का बच्चा पैदा होते ही भागने लगता है, लेकिन इंसान का बच्चा कई सालों तक कुछ भी नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, खुद को बचा नहीं सकता, पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। अब यहां एंट्री हुई पिता की। माँ अकेले बच्चे को रेज नहीं कर सकती थी, तो उसको चाहिए था एक ऐसा मेल जो प्रेगनेंसी के दौरान उसका साथ दे, बच्चे के जन्म के बाद उसका और बच्चे का ध्यान रखे, प्रोटेक्शन दे, खाना दे, साथ में रहे। तो सर्वाइवल का गेम ये डिमांड करने लगा कि कुछ मेल्स कमिट करें, और जो मेल्स कमिटेड हुए उनके बच्चे ज्यादा अच्छे से बड़े हुए जिंदा रहे और वही जीन्स आगे बढ़े। मतलब मोनोगमी एक इमोशनल आइडियल नहीं था, वो एक सर्वाइवल हैक था। और यही वजह है कि इंसान के अंदर थोड़ा स्लटीनेस, थोड़ी लॉयल्टी, दोनों मौजूद है। अब देखो बाकी एनिमल्स को, जिन जानवरों को बच्चे की ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, जैसे पीकॉक, लायन, वो हर जगह मीठी माओ मीटिंग करते हैं, उन्हें किसी पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन स्पीशीज में मेल को एक्टिवली पेरेंटिंग करनी पड़ती है, जैसे पेंगुइन्स, वुल्व्स, वहां बॉन्डिंग, लॉयल्टी और कभी कभी लाइफ टाइम पेयर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इंसान इन दोनों के बीच में है। हमारे अंदर सेक्स के लिए वाइल्ड एनिमल भी बैठा है और कमिटमेंट के लिए इमोशनल पार्टनर भी। इसलिए लड़कों को कई लड़कियों की तरफ डिजायर होता है, वो एंशिएंट स्पर्म स्प्रेडिंग ड्राइव बोल रही है। लेकिन जब वो किसी एक लड़की से जुड़ जाते हैं, उसका साथ चाहते हैं, तो वो उस ड्राइव की इवॉल्व्ड वर्जन है, कमिटमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग। और यही रीजन है कि हम लस्ट से ट्रस्ट तक आए। बच्चों की केयर ने हमें पेयरिंग सिखाई, बॉन्डिंग सिखाई। शादी एक सोशल इन्वेंशन है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल बेस यही इवोल्यूशनरी जरूरत है। चैप्टर टेस्टिकल साइज। कभी सोचा है कि सिर्फ शरीर के अंगों को देखकर हम किसी प्रजाति की सेक्स लाइफ का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? नहीं, कोई जादू टोना नहीं है ये है सीधी सादी एवोल्यूशनरी साइंस। एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन बहुत बड़ी बात बताता है। टेस्टिकल टू बॉडी साइज रेशियो, मतलब शरीर के मुकाबले उसके टेस्टिस का साइज। और यही छोटा रेशियो बता देता है कि कौन सी प्रजाति कैसी सेक्स लाइफ जीती है, किसमें कितना कंपटीशन है और किसमें नहीं। अब मान लो किसी मेल के टेस्टिस बड़े हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्पर्म बनाता है, और अगर स्पर्म ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब क्या? उसे ज्यादा फीमेल्स के साथ सेक्स करने का मौका मिल रहा है, या फिर उसकी स्पीसीज में एक फीमेल के साथ कई मेल्स सेक्स कर रहे हैं। तो स्पर्म को ज्यादा बनना पड़ता है, यानी
जहां सेक्स है बहुत सारा वहां टेस्टिस है बड़ा बड़ा। अच्छी राइमिंग नहीं हुई भाई, तुम करके बताओ कोई कमेंट बॉक्स में। बड़ी टेस्टिस का सीधा मतलब भाई स्पर्म ज्यादा चाहिए तो स्टोरेज बड़ा चाहिए, और जहां सेक्स कम है वहां साइज छोटा। मानव जाति में टेस्टिकल का आकार ऐसा एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइज है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। लेकिन आइए पहले एक्सट्रीम्स को समझते हैं। अब जरा सोचो इंसानों में टेस्टिकल्स का आकार कैसा है, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। मतलब हम समवेयर इन द मिडिल हैं, एक एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइज। लेकिन इससे पहले कि हम इंसानों को समझें, चलो थोड़ा एक्सट्रीम केसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं चिंपैंजीज, हमारे ही कजन स्पीसीज। इनके यहाँ सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी फीमेल्स ओपनली यानी खुलेआम कई मेल से सेक्स करती हैं, नो जजमेंट, बस नेचर की बात है। तो अब सोचो अगर एक फीमेल के साथ कई मेल्स का स्पर्म कंपीट कर रहा है तो फिर क्या चाहिए? एक बड़ी स्पर्म आर्मी, और स्पर्म आर्मी को रखने के लिए चाहिए मैसिव टेस्टिकल्स। लिटरली उनके टेस्टिकल्स एक तरह से एवोल्यूशन की एम्यूनिशन फैक्ट्रीज हैं, जहां स्पर्म तैयार हो रहा है स्पर्म वॉर लड़ने के लिए। तो इनके टेस्टिस बड़े होते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट एग्जाम्पल पर, गोरिल्लास। यहाँ सिस्टम ही अलग है। एक डोमिनेंट सिल्वरबैक मेल होता है, वो ही राजा, वो ही हरम का मालिक। बाकी सारे मेल्स भूल जाओ, उन्हें मेटिंग का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर वहां स्पर्म वॉर की जरूरत ही नहीं, और जहां युद्ध नहीं वहां गोला बारूद क्यों? इसलिए गोरिल्ला मेल्स के टेस्टिकल्स होते हैं छोटे कॉम्पैक्ट, बस काम चलाओ। उनके लिए एक बार का स्पर्म ही काफी है। अब ह्यूमंस की बात करें तो हम ना पूरी तरह चिंप हैं ना पूरी तरह गोरिल्ला। हमारे टेस्टिकल्स ठीक बीच में आते हैं, ना ज्यादा बड़े ना छोटे। और यही बात एक बहुत ही दिलचस्प एवोल्यूशनरी तस्वीर बनाती है। इंसानी एवोल्यूशन में फीमेल्स ना पूरी तरह एक ही पार्टनर से जुड़ी रही हैं और ना ही पूरी तरह स्लटी रही हैं। हमारी स्पीसीज में सटल सेक्सुअल पॉलिटिक्स चलती रही है, कभी बॉन्डिंग, कभी डिसेप्शन, कभी भरोसा, कभी टेस्टिंग। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मानव फीमेल्स ने अपनाई थी ड्यूअल मेटिंग स्ट्रेटजी। एक तरफ वो एक ऐसे मेल से जुड़ती थीं जो रिसोर्सफुल हो, स्ट्रांग हो और प्रोटेक्शन दे सके। एक ऐसा पार्टनर जो प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के दौरान उनका सहारा बने। लेकिन दूसरी तरफ कंसील्ड ओव्यूलेशन और ओकेजनल स्नीकी बिहेवियर के जरिए वो सीक्रेटली जेनेटिक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए किसी दूसरे मेल से भी मेटिंग कर सकती थीं। और इसी सटल इनविजिबल डांस का बायोलॉजिकल निशान है ह्यूमंस के मीडियम साइज्ड टेस्टिकल्स। इतने बड़े कि स्पर्म कंपटीशन को हैंडल कर सकें, लेकिन इतने छोटे कि चिंपैंजीज जितनी स्पर्म वॉर की जरूरत ना पड़े। हमारी स्पीसीज ने बैलेंस चुना, क्योंकि हमारी कहानी सीधी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है और डीपली ह्यूमन है। चैप्टर 3, व्हाट मेन नीड्स। भाई, अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना ही कोई बॉलीवुड फैंटेसी। ये एक एंशिएंट सर्वाइवल कोड है जो हमारे डीएनए में लाखों सालों से छुपा बैठा है। जब तू किसी लड़की को देखता है और तेरे अंदर कुछ मूव करता है, वो बस तेरा दिल नहीं होता, वो होता है तेरा एवोल्यूशनरी रेडार जो चिल्ला रहा होता है, भाई ये महिला फर्टाइल है, ये हेल्थी है और इससे अच्छी जीन्स की कॉपी बन सकती है। अब सोच क्यों तुमको ग्लोइंग स्किन अच्छी लगती है? क्यों? क्लियर फेस, पिंक लिप्स, शाइनी हेयर, स्लिम वेस्ट, वाइड हिप्स, बिग बूब्स, बट्स, ये सब कुछ हिप्नोटाइज कर देता है, क्योंकि ये सब इंडिकेटर्स हैं यूथ, हेल्थ, फर्टिलिटी के। क्योंकि नेचर को सेक्सी से मतलब नहीं, उसे चाहिए सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने वाली फीमेल। अब एक और साइंटिफिक किक, वेस्ट टू हिप रेशियो WHR 0.7। भाई ये नंबर कोई मैथ्स फॉर्मूला नहीं है, ये है एवोल्यूशन का सबसे पुराना सीक्रेट कोड। जब तू कोई लड़की देखता है जिसकी कमर पतली है और हिप्स भारी, तेरा ब्रेन तुरंत अनकॉन्शियसली एक्टिवेट हो जाता है। वो बोलता है यस, ये महिला फर्टाइल है, इजी डिलीवरी, हाई एस्ट्रोजन लेवल्स और स्ट्रॉन्ग बच्चे के लिए तैयार है। इसीलिए इंस्टाग्राम पर वो सब मॉडल टाइप लड़कियां एंगल बना बना के फोटो डालती हैं। कमर अंदर हिप्स, बाहर चेस्ट, बाहर फेस पे ग्लो। भाई वो कॉन्शियसली नहीं कर रही, ये सब अनकॉन्शियस मेटिंग डिस्प्ले है। एक तरह का आधुनिक पीकॉक डांस। पीकॉक डांस नहीं समझे मेल। पीकॉक डांस करती है फीमेल पीकॉक को अट्रैक्ट करके
उसके साथ सेक्स करने को। अब लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? क्यों मेकअप, वाई बोटॉक्स, वाई फिल्टर्स? क्यों एज कम बताना, क्यों फेयरनेस क्रीम? क्योंकि वो भी अपने लेवल पर समझती हैं कि जो दिखता है वही बिकता है और जो फर्टाइल दिखता है वही पसंद किया जाता है। ये कोई मॉडर्न इनसिक्योरिटी नहीं है, ये पुराना एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है, खुद को बेस्ट दिखाना, बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। और भाई यही रीजन है कि बूब्स और बट्स सिर्फ मस्ती के पार्ट्स नहीं हैं, ये हैं बायोलॉजिकल बिलबोर्ड्स। बूब्स इंडिकेट फैट रिजर्व्स प्लस हेल्थ, बट्स सिग्नल एस्ट्रोजन प्लस चाइल्ड बेयरिंग कैपेबिलिटी। अरे अच्छे बट्स अच्छा कुशन देंगे ना। और WHR, वो तो लिटरली नेचर की नियॉन साइन है, हाई क्वालिटी मदर मटेरियल अवेलेबल हियर। भाई इस पूरी बायोलॉजी के पीछे एक ही फायर है, अपने जीन्स की सबसे परफेक्ट कॉपी बनाना। तू सोचता है तू प्यार कर रहा है, लेकिन अंदर से तेरा शरीर बोल रहा है भाई मौका है जीन्स स्प्रेड करने का, गो फॉर इट। भाई अट्रैक्शन सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये है सर्वाइवल और सिक्योरिटी की पुरानी कहानी जो हर महिला के दिल और दिमाग में DNA के लेवल पर लिखी हुई है। चैप्टर नीड्स ऑफ वुमेन। जब एक लड़की किसी लड़के को देखती है तो सिर्फ उसकी हाइट, हंसी या हेयर स्टाइल नहीं देख रही होती, वो देख रही होती है क्या ये मर्द मेरे और मेरे बच्चे के लिए एक मजबूत किला बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक औरत को 9 महीने तक एक नन्ही सी जिंदगी को अपने भीतर पालना होता है, फिर जन्म देना होता है, फिर उसकी परवरिश एक लंबी थकाने वाली और खतरनाक एवोल्यूशनरी जर्नी। इसलिए उसे चाहिए होता है एक ऐसा साथी जो उसका बायोलॉजिकल इंश्योरेंस बन सके। भाई इसीलिए लड़कियां उन मर्दों को चुनती हैं जो डोमिनेंट हों, मतलब किसी क्राउड में स्टैंड आउट करते हों, रिसोर्सफुल हों, मतलब आज या आने वाले कल में पैसे या पावर पकड़ सकते हों, इमोशनली इंटेलिजेंट हों, जो बच्चे की परवरिश के लिए समझदारी दिखा सके, और सबसे जरूरी प्रोटेक्टिव हों। अब यहीं से एक सवाल आता है, क्यों एक लड़की स्मार्ट बट ब्रोक लड़के को रिजेक्ट करके एक एवरेज फेस वाले नौकरी पेशा या बिजनेसमैन को चुन लेती है? क्योंकि भैया लव नहीं, लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसका दिमाग कैलकुलेट करता है। वो सबकॉन्शियस लेवल पर पूछती है, क्या ये लड़का मुझे और मेरे फ्यूचर बच्चे को शेल्टर दे पाएगा? और ये कोई बॉलीवुड वाली गोल्ड डिगर स्टोरी नहीं है, ये यूनिवर्सल रियलिटी है। हार्वर्ड से लेकर हिमाचल तक, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, हर जगह स्टडीज ने यह दिखाया है कि स्त्रियां नेचुरली अट्रैक्टेड होती हैं ऐसे पुरुषों की तरफ जो सोशल स्टेटस, पावर या पोटेंशियल रखते हैं। भाई तू सोच रहा होगा तो क्या लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए? नहीं भाई, उन्हें चाहिए प्रिडिक्टेबल सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और वो चाहे फेम से आए, मनी से, पावर से या इंटेलिजेंस से, डजंट मैटर। इसलिए कोई लड़की किसी ट्राइबल में चीफ के पीछे दीवानी होती है, किसी शहर में CEO या IAS ऑफिसर के पीछे, कहीं किसी आर्टिस्ट के पीछे क्योंकि उसके पास क्राउड पुलिंग चार्म है, या किसी दार्शनिक के पीछे क्योंकि उसमें रेयर बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो सब इंडिकेटर्स हैं यह पुरुष रेयर है, वैल्यूएबल है और फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। इसलिए जब तू सोचता है कि मैं तो अच्छा दिखता हूं, फनी भी हूं, फिर भी रिजेक्शन क्यों, तो याद रख, लुक्स ओपन द डोर, लेकिन स्टेबिलिटी दिल जीतती है। भाई नेचर ने लड़कों को विजुअल हंटर्स बनाया है और लड़कियों को वैल्यू डिटेक्टर्स। उनकी बायोलॉजी उन्हें सिखाती है, चूज द वन हु कैन प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड स्टे। और यही है रीजन कि लड़कियां अक्सर बैड बॉय को पसंद करती हैं लेकिन शादी करती हैं गुड प्रोवाइडर से। क्योंकि एक्साइटमेंट के लिए अट्रैक्शन, लेकिन सर्वाइवल के लिए सिलेक्शन। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल, रोमांस और इल्यूजन का। जब एक पुरुष किसी महिला को देखता है, उसका दिमाग उस सौंदर्य को फर्टिलिटी का संकेत मानता है। चमकती त्वचा, लचकता शरीर, मुस्कान में छुपा सॉफ्टनेस, ये सब उसके ब्रेन को कहता है यह महिला संतान पैदा करने में सक्षम है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। और वही महिला जब किसी पुरुष को देखती है, वो सिर्फ एब्स नहीं देखती, वो देखती है उसकी चाल, उसकी आंखों का आत्मविश्वास, उसके बोलने के अंदाज में छुपी स्थिरता और दिशा। वो हर बात में इवैल्यूएट करती है, क्या ये पुरुष संकट में शांत रह सकता है? क्या ये नेतृत्व ले सकता है?
क्या ये मुझे और मेरे भविष्य के बच्चे को संरक्षण दे सकता है? ये सब उसके कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता, लेकिन उसका इवोल्यूशनरी ब्रेन हर डिटेल अब्सॉर्ब कर रहा होता है। अब प्यार में पड़ना सिर्फ एक इमोशन नहीं है, वो तो एक न्यूरोकेमिकल कॉकटेल है जिसमें डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन सब नाच रहे होते हैं, बस सर्वाइवल और बॉन्डिंग की स्क्रिप्ट पर। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लड़की कहती है, मुझे पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत सेफ फील कराता है, और लड़का कहता है उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई खिंचाव। वो खिंचाव, वो सुरक्षा की भावना, कोई जादू नहीं, वो है हजारों सालों की प्रजनन यात्रा का कोडेड विजडम। लेकिन आज के जमाने में जहां इंस्टाग्राम फिल्टर्स और डेटिंग एप्स डोमिनेट करते हैं, ये पुरानी बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं। महिलाएं एम्पावर्ड हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन उनका ब्रेन अभी भी उस प्रोटेक्टर को ढूंढ रहा है। पुरुष टेक savvy हैं, कल्चर्ड हैं, लेकिन उनका ब्रेन अभी भी उस फर्टाइल फेमिनिन को स्कैन कर रहा है। तो अगली बार जब कोई कहे प्यार में तर्क नहीं चलता, तो मुस्कुराकर कहना, नहीं भाई, यह तर्क ही है, बस वो तर्क तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से छिपा हुआ है। चैप्टर व्हाई डू women टेस्ट men इमोशनली, और उनके ड्रामे के पीछे क्या इवोल्यूशनरी खेल चलता है। ये सिर्फ नखरे नहीं होते, ये होते हैं नेचर के डिजाइन फिल्टर टेस्ट्स। इमेजिन कर, तू किसी जंगल में है हजारों साल पहले, और एक महिला को डिसाइड करना है कि किस मर्द के साथ मैं बच्चा पैदा करूं, जो अगले कई सालों तक मेरी और बच्चे की सुरक्षा करेगा। अब उसके पास ना टिंडर है, ना रेज्यूमे, ना CIBIL स्कोर, तो वो क्या करे? वो करेगी इमोशनल टेस्टिंग। ये छोटे छोटे टेस्ट्स होते हैं, बेवजह की नाराजगी, मूड स्विंग्स, तुम बदल गए हो वाले डायलॉग्स, या फिर इमोशनल विथड्रॉल, मतलब अफेक्शन अचानक कम कर देना। लेकिन ये सब क्या है? ये नेचर के स्ट्रेस सिमुलेशंस हैं। जैसे कोई कंपनी जॉब के लिए कैंडिडेट से स्ट्रेस इंटरव्यू लेती है, वैसे ही लड़की सबकॉन्शियसली देखती है, क्या ये मर्द प्रेशर झेल सकता है या टूट जाएगा? क्योंकि एक बार गर्भवती होने के बाद उसे इमोशनल और फिजिकल बैकअप चाहिए। अगर तू उस टेस्टिंग में गुस्सा हो गया, इनसिक्योर हो गया, या बार बार मान मनुहार करने लगा, तो उसका ब्रेन सिग्नल देता है, वीक मेल, नॉट रिलायबल अंडर स्ट्रेस। लेकिन अगर तू काम रहा, ग्राउंडेड रहा, अपनी वैल्यू में रूटेड रहा, बिना ओवर रिएक्ट किए, तो वही फीमेल ब्रेन बोलेगा, यह लड़का रॉक सॉलिड है, इससे बच्चे पैदा करने में कोई डर नहीं। अब समझ में आया भाई कि ड्रामा असल में ड्रामा नहीं है, वो एक एवोल्यूशनरी फिटनेस चेक है जिसमें लड़कियां देखती हैं, क्या तू इमोशनली स्टेबल है, क्या तू प्रिडिक्टेबल है, क्या तू सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, या बस अप्रूवल ढूंढता है। और हाँ, ये सब लड़की जानबूझ के नहीं कर रही होती, ये उसके ब्रेन की डीप एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। उसे भी नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रही है, बस उसका माइंड उसे पुश करता है, टेस्ट दिस मैन, नो हिज स्ट्रेंथ। अब तू बोलेगा तो क्या हर लड़की ऐसी होती है? हाँ भाई, डिग्री अलग हो सकती है, पर मैकेनिज्म यूनिवर्सल है। क्योंकि नेचर को परवाह नहीं है तेरे फीलिंग्स की, उसे चाहिए बेस्ट जीन्स, बेस्ट बैकअप, ताकि स्पीसीज आगे बढ़ सके। तो अगली बार जब कोई लड़की बिना वजह झगड़ ले, तो तू घबरा मत, सोच ये तो एवोल्यूशनरी एग्जाम चल रहा है, बस खुद को प्रूव कर, बिना झुके, बिना टूटे। चैप्टर बूबीज। अब बात करते हैं एक ऐसे बॉडी पार्ट की जो शायद पूरे मर्दों की चेतना में सबसे गहराई से बसा होता है, बूब्स। स्तन छाती नाम चाहे जो भी दो, पर अट्रैक्शन यूनिवर्सल है। हर कल्चर में, हर समय में, हर धर्म, हर देश में पुरुष स्तनों की तरफ खींचता है। अब सवाल ये नहीं कि क्यों पसंद है, सवाल ये है कि इतना ज्यादा क्यों पसंद है। क्यों? कोई लड़का पहली नजर में चेहरा देखे या ना देखे, पर क्लीवेज से नजर नहीं हटा पाता। क्लीवेज तो नेचर की डिजाइन मास्टर क्लास है। सिमेट्री, सॉफ्टनेस और कर्व्स, ये सब दिमाग के सबसे प्रिमिटिव हिस्सों को एक्टिवेट कर देते हैं। एक छोटी सी झलक और पूरा दिमाग स्पार्क मारने लगता है। उसको देख के दिमाग सबकॉन्शियसली बोलता है, फर्टिलिटी, यूथ, सॉफ्टनेस, कंफर्ट, और मुंह से निकलता है, उफ। क्यों? पेंटिंग से लेकर पॉर्न तक, मिथोलॉजी से लेकर इंस्टाग्राम तक, बूब्स हमेशा अटेंशन के सेंटर में रहे हैं। इसका जवाब है एवोल्यूशन। देखो, मैमल्स यानी स्तनधारी जानवरों का नाम ही मैमल इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास मैमरी ग्लैंड्स हैं। बूब्स एवोल्यूशन की वो सिग्नल लाइट हैं जो कहती हैं, मैं फर्टाइल हूं, मैं महिला हूं।
और मैं संतान को फीड कर सकती हूँ। अब इंसानों में एक ट्विस्ट है। बाकी एनिमल्स में जैसे ही बच्चा होता है, फीमेल के बूब्स स्वेल होते हैं दूध बनाने के लिए, पर इंसान अकेली ऐसी स्पीसीज है जिसमें बूब्स परमानेंटली एनलार्ज्ड रहते हैं, यानी प्यूबर्ट से लेकर ओल्ड एज तक। क्यों? बायोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि बूब्स का परमानेंट उभार फीमेल बॉडी का एक सेक्सुअल सिग्नल बन गया है। जैसे पीकॉक का पंख, जैसे स्टैग का सींग, वैसे ही बूब्स एक विजुअल सिग्नल है जो मेल को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है। बूब्स का राउंड शेप, सॉफ्ट टिश्यू और क्लीवेज, ये सब कंबाइंड होते हैं यूथ, फर्टिलिटी और नर्चरिंग पोटेंशियल दिखाने के लिए। और देखो, जब एक बच्चा अपनी माँ के स्तनों से जुड़ता है तो वो सिर्फ दूध नहीं पीता, वो कंफर्ट, वार्मथ और इमोशनल बॉन्डिंग अब्सॉर्ब करता है। तो कई रिसर्चर्स मानते हैं कि मर्दों की बूब्स फैसिनेशन के पीछे ये डीप चाइल्डहुड इम्प्रिंट भी है, कंफर्ट की याद, वार्मथ की खोज और इंटिमेसी की भूख। और फिर आता है वो डिजायर जिसके मीम्स बनते हैं, जोक्स चलते हैं, बूब्स दबाने की इच्छा। ये सिर्फ हॉर्नी डिजायर नहीं है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है जब एक मेल बूब्स को प्रेस करता है, छूता है या कैरेस करता है तो फीमेल बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन, जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी निकलता है। मतलब बूब्स को स्टिमुलेट करने से फीमेल इमोशनली अटैच्ड होने लगती है। इट्स नॉट जस्ट टच, इट्स अ न्यूरोकेमिकल कनेक्शन। अब सोचो कितनी गहरी बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है ये। एक ऐसा पार्ट जो दिखने में भी अट्रैक्ट करे, प्लेजर भी दे और अटैचमेंट भी बनाए। इसलिए शायद मर्दों का अटेंशन बार बार वहीं जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रिंट हो चुका है बूब्स यानी फर्टिलिटी प्लेजर कनेक्शन। अब कोई पूछे कि लड़कियां बूब्स को हाईलाइट क्यों करती हैं? अरे भाई, वो कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली करती हैं, क्योंकि एवोल्यूशनरी माइंड जानता है कि बूब्स दिखेंगे तो अटेंशन मिलेगा, अटेंशन मिलेगा तो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा तो बेस्ट मेट मिलेगा। इसलिए जब वो लो नेकलाइन पहनती है या सेल्फी में थोड़ा चेस्ट पुश करती है तो वो सिर्फ फैशन नहीं कर रही, वो अपने जीन्स के लिए फाइट कर रही होती है, लेकिन पूरी शालीनता के साथ। फेटिश, फैसिनेशन और फैंटेसीज क्यों? बूब्स पर आधारित फैंटेसीज क्यों इतनी कॉमन है? क्यों लिंजरी एड्स सबसे ज्यादा क्लिक होती हैं? क्यों स्तन से जुड़ा हर सटल मोमेंट, चाहे वो एक्सीडेंटल टच हो या क्लीवेज ग्लिम्स, इंस्टेंटली माइंड में इंपैक्ट करता है? क्योंकि ये सब सीधे सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं। बूब्स हिडन पावर स्विच की तरह हैं, वो सेक्सुअल सिस्टम को ऑन कर देते हैं बिना कुछ कहे। बूब्स एज एन इमोशनल एंकर। जब कोई पुरुष किसी महिला के स्तनों को देखता है तो दिमाग में सिर्फ सेक्सुअल अर्ज नहीं जागती, बल्कि एक सटल इमोशनल यर्निंग भी एक्टिवेट होती है। स्तन सबकॉन्शियसली एक मदरली वार्मथ की याद दिलाते हैं, कंफर्ट, सेफ्टी, केयर। और यही ड्युअलिटी उन्हें इतना मैग्नेटिक बनाती है, एक ही चीज में डिजायर और कंफर्ट दोनों मिलते हैं। यही कारण है कि कई पुरुषों में बूब्स को छूने पकड़ने या सिर टिकाने की इच्छा सेक्सुअल नहीं बल्कि सूदिंग होती है, जैसे कि वो उस प्राचीन सुरक्षा को महसूस करना चाहते हों जो जन्म के बाद पहली बार मां की गोद में मिली थी। चैप्टर गेटिंग सेक्स। और यही कारण है कि हर लड़के के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, नोटिस मी, देखो मुझे, मैं कुछ खास हूं। ये सिर्फ ईगो नहीं है, ये एवोल्यूशन की प्रोग्रामिंग है। प्राचीन जमाने में जहां जानवरों से भरी जंगलों में जीवन और मौत के बीच संघर्ष चलता था, वहीं पर एक लड़के की वैल्यू इस बात से तय होती थी कि ट्राइब उसे कितना सीरियसली लेती है, कितनी लड़कियां उसे देखती हैं, कितने लड़के उसका अनुसरण करते हैं, कितनी बार उसका नाम चर्चा में आता है। आज भले ही हम जीन्स पहनते हैं, लेकिन हमारे भीतर बैठा ट्राइबल डीएनए आज भी वही प्राचीन भाषा बोलता है। वो लड़का जो क्लास में सबसे लाउड है, वो जो हर जोक का पंच लाइन बनता है, वो जो ग्रुप में सबसे ज्यादा सुना जाता है, उसके चारों तरफ एक हेलो इफेक्ट बनने लगता है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमारे दिमाग के भीतर छिपा हुआ मेट वैल्यू स्कैनर है जो कहता है अगर सब इसकी तरफ देख रहे हैं तो शायद कुछ तो खास होगा इसमें। और यही साइकोलॉजी सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। एक लड़के की शर्टलेस जिम पिक पर जितनी ज्यादा लड़कियां रिएक्ट करती हैं, उतना ही ज्यादा उसका डोपामिन शूट करता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता है, भाई
तू नोटिस हो रहा है, मतलब तू सिलेक्ट हो सकता है। ये अटेंशन सिर्फ वैलिडेशन नहीं है, ये एवोल्यूशनरी करेंसी है। कुछ लड़के इसे मसल और फैशन से कमाते हैं, कुछ विट और ह्यूमर से, कुछ स्टेटस और एम्बिशन से, कुछ इंटेलिजेंस और फिलॉसफी से, और कुछ रिस्क और रिबेलियन से। कोई टीचर को चैलेंज करता है, कोई लड़कियों के सामने स्टंट दिखाता है, कोई डेंजरस स्टंट्स करता है। सबके पीछे एक ही एम देखो, मुझे महसूस करो मेरी प्रेजेंस, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं अल्फा बनने की कोशिश में हूं। तो अगली बार जब कोई कहे लड़के इतने शो ऑफ क्यों करते हैं, तो उन्हें कहना क्योंकि एवोल्यूशन ने उन्हें यही सिखाया है, अगर तुम देखे नहीं गए तो चुने नहीं जाओगे, और अगर चुने नहीं गए तो तुम्हारी जेनेटिक कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। जब एक महिला किसी बुद्धिमान पुरुष की ओर आकर्षित होती है, वो सिर्फ उसके आईक्यू की दीवानी नहीं होती, वो उसकी पोटेंशियल देखती है, सपनों को सच कर सकने की ताकत, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो आने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सके। क्योंकि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं होती, वो सर्वाइवल की गारंटी होती है। अब बात करते हैं लड़कियों की, जो इस पूरे बायोलॉजिकल गेम की सबसे ज्यादा केंद्र में होती हैं। क्योंकि एक महिला जब आकर्षक बनती है, वो केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं बनती, वो अपने अंदर छिपे एवोल्यूशनरी हथियार एक्टिवेट करती है। उसकी मुस्कान एक साइलेंट इन्विटेशन, उसकी चाल एक रिदमिक सिग्नल, उसके बाल, उसके परफ्यूम की खुशबू, उसके बॉडी कर्व्स, ये सब रैंडम नहीं है, ये बायोलॉजी की अद्भुत स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पुरुष उसकी ओर देखेंगे तो उनमें से सबसे बेहतर को चुनने की पावर उसी के पास होगी। यह फीमेल चॉइस ही है जिसने इंसानी एवोल्यूशन को इतना रिफाइंड और इंटेलिजेंट बनाया है। और फिर जन्म लेता है एक और अद्भुत बिहेवियरल पैटर्न, फीमेल वर्सेस फीमेल कंपटीशन। आपने देखा होगा, शादी हो या कोई फंक्शन, लड़के तो लड़कियों को देख रहे होते हैं, लेकिन लड़कियां वो दूसरी लड़कियों को स्कैन कर रही होती हैं। किसका लिपस्टिक बोल्ड है, किसका फिगर टाइट है, किसके बाल ज्यादा चमक रहे हैं, किसकी ड्रेस सबसे परफेक्ट फिटिंग में है। ये कोई जेलसी नहीं है, ये है एक खामोश युद्ध, एक बायोलॉजिकल रेस जिसमें हर महिला चाहती है कि वह ही सबसे डिजायरेबल लगे। क्यों? क्योंकि अगर वह दूसरों से ज्यादा डिजायरेबल लगेगी तो वो अपने जीन को ज्यादा बेहतर पुरुष के साथ फ्यूज कर पाएगी, और उसका बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होगा, वो उसकी एवोल्यूशनरी लेगेसी होगा। इसलिए हर आईलाइनर, हर हील्स, हर पोज सिर्फ मेकअप नहीं है, ये है एक मैसेज, मैं तैयार हूं सबसे बेहतर को चुनने के लिए और खुद को सबसे बेहतर दिखाने के लिए। अब सवाल यह है, क्या लड़के इस गेम को समझते हैं या वो बस लुक्स पर फिसलते रहते हैं? जब दो लड़कियां एक ही पार्टी में सज धज कर आती हैं और एक दूसरे की ड्रेस को नापती तौलती नजर से देखती हैं, तो यह सिर्फ फैशन वॉर नहीं होती, यह है जेलसी जो जन्मी है हजारों साल पहले, जब जंगलों में सबसे सुंदर मादा को सबसे ताकतवर नर मिलता था। औरतों के बीच जलन कोई नैतिक कमजोरी नहीं है, यह है एक एवोल्यूशनरी अलार्म। अगर वो मुझसे ज्यादा डिजायरेबल है तो शायद वो मेल जिसे मैं चाहती हूं अब उसकी ओर खिंच जाएगा। इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पर ताना देती हैं, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देती हैं। अरे वाह, तुमने इतना बोल्ड लिपस्टिक ट्राई किया, आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस। असल में ये सब है एक बायोलॉजिकल बैटलफील्ड जहां जीत का इनाम है द बेस्ट मेट। अब दूसरी तरफ देखो, जब कोई लड़का जिम में मिरर के सामने पोज करता है या बाइक स्टंट करता है या फिर किसी लड़की से फ्लर्टिंग करते किसी और लड़के को घूरता है, तो उसमें जो जलन होती है वो ब्यूटी को लेकर नहीं, ओनरशिप को लेकर होती है या फिर स्टेटस के नुकसान को लेकर। एक पुरुष की जेलसी कहती है वो मेरी टेरिटरी में आया है, मेरे अधिकार को चुनौती दी है, जबकि एक महिला की जेलसी कहती है वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, कहीं मेरा पार्टनर उसकी ओर न झुक जाए। दोनों जेलस होते हैं पर वजहें अलग हैं, और दोनों की जड़ें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में गहराई तक धंसी हैं। तो अगली बार जब आप किसी को शो ऑफ करते देखें या किसी लड़की को फ्लॉलेस मेकअप में देखें या किसी लड़के को एक और लड़के से छुपा गुस्सा करते देखें, तो समझ जाइए ये सब बस मॉडर्न पैकेजिंग है एक बहुत पुरानी प्राइमल इंस्टिंक्ट की। हर स्टंट, हर आईलाइनर, हर मेकअप के पीछे एक ही एंशिएंट सिग्नल है, मुझे देखो, मैं सबसे योग्य हूं, मुझे चुनो। चैप्टर सेक्स बिकेम बॉन्ड। जब हम इंसानों के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें झांकना पड़ता है जानवरों की दुनिया में, जहां सेक्स सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, एक बायोलॉजिकल एक्सचेंज जहां भावनाएं नहीं बस जरूरत होती है।
उदाहरण के लिए कुत्तों को देखो, नर और मादा हमेशा सेक्स नहीं करते। वो तभी पास आते हैं जब मादा ओव्यूलेट करती है, और फिर शुरू होता है एक साइलेंट सिग्नल का खेल। मादा का शरीर अपने तरीके से इशारा करता है, उसके जननांगों की सूजन और एक अदृश्य खुशबू फेरोमोन्स। ये कोई इत्र नहीं, ये एक ऐसी केमिकल भाषा है जो न आंखों से दिखती है, न कानों से सुनाई देती है, सीधे दिमाग पर असर करती है। एक नर कुत्ता मीलों दूर से यह संदेश पढ़ लेता है, अब समय है, अब आओ। वो आता है, संभोग करता है, फिर चला जाता है। कोई डेटिंग नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई हमेशा साथ निभाएंगे नहीं। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मादा की। वो गर्भ धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है, उसे प्रेडेटर्स से बचाती है, और नर कहीं और किसी दूसरी मादा की तलाश में। यह है एक आदिम एकतरफा बायोलॉजिकल सौदा। और फिर जब हम इंसानों की दुनिया में वापस आते हैं, जहां इमोशंस, लव, हार्ट ब्रेक, प्रोमिसेस होते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हमारे अंदर वो ही एनिमल कोड अब भी काम कर रहा है, या हमने एवोल्यूशन से ऊपर उठकर कोई नया अर्थ गढ़ लिया है जिसे हम कहते हैं प्यार। जब प्रकृति ने देखा कि एकतरफा निवेश यानी केवल महिला पर बच्चा पालने का सारा बोझ खतरनाक भी है और असंतुलित भी, तो उसने एक अद्भुत चाल चली, कंसील्ड ओव्यूलेशन। हाँ, इंसानी स्त्री जब गर्भधारण के लिए तैयार होती है तो वह कोई बिग सिग्नल नहीं देती, ना जननांगों की सूजन, ना कोई खास गंध, ना ही कोई ऐसा व्यवहार जिसे देखकर पुरुष कह सके अभी फर्टाइल है, लेट्स गो। बस कुछ बहुत हल्के संकेत, शायद आवाज थोड़ी कोमल हो जाए, चेहरे पर एक खास सी चमक आ जाए, या शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन ये संकेत इतने सटल होते हैं कि अगर आपके पास लैब ना हो तो पकड़ पाना नामुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है इंसानी रिश्तों की असली कहानी। क्योंकि पुरुष को पता नहीं कि कब फर्टाइल डेज हैं, उसे बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार जुड़ना पड़ता है। और जब जुड़ाव बार बार होता है तो एक नया इमोशन जन्म लेता है, बॉन्डिंग। सिर्फ शरीर नहीं, अब दिल भी जुड़ने लगता है। फिर सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं रहता, वो बन जाता है एक भाषा सांत्वना की, सुरक्षा की, अपनापन की। सेक्स अब सिर्फ बायोलॉजी नहीं, अब ये बन जाता है लव का फ्यूल। और यही है वो बदलाव जिसने इंसानों को बाकी जानवरों से अलग बनाया। अब मर्द सिर्फ अपना डीएनए देकर आगे नहीं बढ़ता, वो रुकता है, साथ निभाता है, बच्चा पालता है, कहानी सुनाता है, पिता बनता है। और स्त्री वो भी अब सिर्फ एक बच्चे की परवाह करने वाली नहीं रही, वो साथ ही ढूंढती है जो प्रोटेक्शन दे, अफेक्शन दे, और जो बस एक दिन का मेहमान ना हो। इसीलिए इंसानी प्रेम एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं है, ये एवोल्यूशन का सबसे सुंदर जादू है। जब कोई प्रक्रिया सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सुख भी देने लगे, और उस प्रक्रिया का समय रहस्य में छुपा हो, तो क्या होता है? एक पुरुष बार बार लौटता है, जैसे नदी बार बार समुद्र से मिलने आती है। और यहीं से जन्म लेती है वो यात्रा जहां सेक्स अब केवल एक प्रजनन क्रिया नहीं, बल्कि प्रेम की एक अभिव्यक्ति बन जाता है। टच, हग, किस। अब ये जेस्चर्स सिर्फ लस्ट नहीं, बल्कि विश्वास और अपनापन की भाषा है। जब इंसान किसी को छूता है तो वो शरीर नहीं, आत्मा को महसूस करता है। इसीलिए इंसानों में सेक्स और भावना के बीच की दूरी धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब यह एक्ट नहीं, बॉन्डिंग का डीपेस्ट फॉर्म है। एक ऐसी जगह जहां दो व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं, जहां ऑर्गेज्म नहीं, वननेस ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। और इस सब के पीछे है वो रहस्यमयी एवोल्यूशन की चाल, कंसील्ड ओव्यूलेशन, जिसने स्त्री को बोलने की जरूरत से मुक्त किया। अब उसे चिल्लाने की नहीं, संकेत देने की कला आ गई थी। उसकी शाइनेस कोई संस्कारी पर्दा नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशनरी एलिगेंस है, जहां उसकी सेक्सुअल सिग्नलिंग अब एक लाउड सायरन नहीं रही, बल्कि बन गई धीमे इशारों की नृत्य शैली। वो सीधे नहीं कहती आओ मेरे पास, वो कहती है अगर तुम समझ सकते हो तो समझो। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी नजरें, उसकी चुप्पी, हर चीज अब एक कोड है जिसे डिसाइफर कर पाना हर पुरुष के बस की बात नहीं। इसीलिए एक सच्चा पुरुष जो उसकी इन सॉफ्ट सिग्नल्स को पढ़ पाता है, वही उसके दिल में जगह बना पाता है। बाकी सब भीड़ में खो जाते हैं। और यही है ह्यूमन लव की असली डेप्थ, एक बायोलॉजिकल डांस जो धीरे धीरे पोएट्री बन गया, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जो बदल गई स्पिरिचुअल इंटीमेसी में। ये जो स्त्रियों की शर्मीली ऊर्जा होती है, फेमिनिन सटलिटी, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये वही शक्ति है जो पुरुष को एंगेज्ड रखती है,
इंट्रीग्ड रखती है, खोज में लगाती है। वो कभी साफ साफ नहीं कहती, लेकिन हर मुस्कान, हर झिझक, हर चुप्पी में एक आमंत्रण छुपा होता है। और यही रहस्य, यही एंगेजमेंट धीरे धीरे बन जाता है बॉन्डिंग का बीज। यही है वह इनविजिबल थ्रेड जो दो लोगों को बांधता है, माँ बाप बनाता है, एक घर बनाता है और अंततः एक समाज रचता है। तो जब हम कहते हैं सेक्स बिकेम बॉन्ड, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हजारों सालों के एवोल्यूशन का निष्कर्ष है। कभी यह एक्ट था कुछ मिनटों का लेन देन, अब यह बन गया है एक अनकहा संवाद जिसकी कोई निश्चित शुरुआत नहीं और कोई परिभाषित अंत नहीं। यह एक ऐसा कनेक्शन है जहां दो शरीर नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे में बहने लगती हैं। और यही कनेक्शन मानवता को जानवरों से अलग बनाता है, जहां सेक्स अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं, बल्कि सोलफुल इंटीमेसी बन गया है, जहां प्लेजर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक सरेंडर का रूप ले चुका है। तो आखिर प्यार कैसे शुरू हुआ? वो सब तब शुरू हुआ जब प्रकृति ने इंसानी औरतों से ओव्यूलेशन के संकेत छीन लिए। अब पता ही नहीं चलता था कब बच्चा होगा, कब नहीं। ना कोई सूजन, ना कोई गंध, ना कोई सीधा इशारा। तो आदमी को बार बार कोशिश करनी पड़ती थी। सिर्फ एक रात का रिश्ता नहीं, बल्कि महीनों तक साथ रहना पड़ता। उसे समझना पड़ता हंसी के मायने, नजरों की भाषा और उस चुप्पी में छिपे जवाब। धीरे धीरे यही साथ जुड़ाव बन गया। सेक्स अब सिर्फ शरीर का सौदा नहीं रहा, वो आत्मा का संवाद बन गया। टच अब सिर्फ छूना नहीं रहा, वो भरोसा बन गया। और यहीं से पैदा हुआ प्यार। यानी जब सेक्स में सर्टेनिटी खत्म हुई, तब बॉन्डिंग शुरू हुई, और जब बॉन्डिंग गहराई, तब प्यार जन्मा। चैप्टर डाइंग फॉर सेक्स, नॉट लिटरली। अब देखो यार, जानवर लोग सेक्स करते हैं सर्वाइवल के लिए, मतलब काम खत्म, नमस्ते टाटा। लेकिन इंसान ने सेक्स को बना दिया। डेली नीड, कभी शैम्पू के एड में, कभी इंस्टाग्राम रील में, कभी सुबह की चाय से पहले। सेक्स हर जगह है, बस बेडरूम के बाहर ज्यादा दिखता है। पर सवाल यह है क्यों? क्योंकि इंसान अकेले पैदा हुआ, लेकिन अकेले रहना नहीं सीखा। और फिर आया एवोल्यूशन का मास्टर स्ट्रोक, सेक्स को बना दिया प्लेजर बटन। अब सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा करने का काम नहीं रहा, वो बन गया डोपामीन की गोली, वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और जब चीज में आनंद जुड़ जाए, तो बंदा सिर्फ उसे करता नहीं, उसमें जीने लगता है। सेक्स अब एक्ट नहीं रहा, वो बन गया आइडेंटिटी। अब लड़का जिम जाकर सिर्फ मसल नहीं बनाता, वो बनाता है बायोडेटा फॉर मेटिंग मार्केट। लड़की सिर्फ आईलाइनर नहीं लगाती, वो लगाती है सटल फेरोमोनल सिग्नल्स, क्योंकि ओवुलेशन तो छुपा हुआ है ना। अब बॉन्डिंग कैसे बनी? देखो, जब इंसान को नहीं पता चलता कि औरत कब फर्टाइल है, तो वो रोज प्यार करता है, रोज जुड़ता है, रोज इन्वेस्ट करता है। धीरे धीरे सेक्स के बहाने कनेक्शन गहरा होता है, और वहीं से जन्म होता है प्यार का। पहले सेक्स था और फिर बच्चा, अब सेक्स है और फिर सीन। पहले स्पर्श था और फिर विश्वास, अब टच है, ट्रस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि क्रेविंग ज्यादा हो गई, लेकिन मीनिंग गायब हो गया। एवोल्यूशन ने पुरुष को डिजाइन किया एज एन अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइजर। हर दिन लाखों स्पर्म तैयार, मतलब हर दिन थियोरेटिकली वो बाप बन सकता है। अब सोचो, इतनी भारी बायोलॉजिकल फैक्ट्री, और ऊपर से मॉडर्न दुनिया ने उसे बोल दिया बी अल्फा, स्कोमो। मैस्कुलिनिटी जितनी लड़कियां उतनी जीत। उधर फीमेल को मिला दूसरा मैसेज, बी ब्यूटिफुल, बी चोजन, फाइंड द बेस्ट स्पर्म डोनर डिस्गाइज्ड एज अ चार्मिंग मैन विद अ बियर्ड एंड बैंक अकाउंट। अब सेक्स एक मार्केट प्लेस बन गया है, जहां लड़के सेल्समैन हैं और लड़कियां क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। हर कोई खुद को बेचने में लगा है, कोई बाइसेप्स में, कोई मेकअप में, कोई रील्स में। अब यह डांस नहीं, ऑक्शन है। यह मोहब्बत नहीं, मार्केटिंग कैंपेन है। और तभी वो होता है जो असली डेथ है, रिश्तों की मौत, इंटीमेसी की मौत, भरोसे की मौत। सेक्स अब प्रेम का उत्सव नहीं, कॉन्क्वेस्ट बन गया है। लोग एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक्सपीरियंस लगता है हॉलो, हर रिश्ता इनकम्प्लीट, क्योंकि क्रेविंग कभी खत्म नहीं होती,
वो डोपामाइन हिट फिर से चाहिए, फिर से थ्रिल चाहिए। पर हर बार थ्रिल के बाद गिल्ट, वॉइड और कॉन्फ्यूजन आता है। अब इंसान लिटरल सेंस में सेक्स के लिए नहीं मर रहा, पर वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य खो रहा है, अपना भावनात्मक गहराई खो रहा है, अपना विश्वास और कभी कभी अपनी इंसानियत भी। सेक्स अब जरूरत नहीं, जटिल तृप्ति बन चुका है। और जब तक इंसान खुद से ये सवाल नहीं पूछता, मैं सेक्स क्यों कर रहा हूं, प्यार के लिए, वैलिडेशन के लिए, एस्केप के लिए या सिर्फ पावर दिखाने के लिए, तब तक सेक्स उसका फ्यूल नहीं बनेगा, बल्कि वो खुद सेक्स का फ्यूल बनता रहेगा। चैप्टर 10, ह्यूमन पीनस। अब बात करें इंसानी पीनस की, क्योंकि भाई अगर एवोल्यूशन को डिकोड करना है तो पीनस, शेप और साइज भी बहुत कुछ बता देता है। और यहां इंसान फिर से आउटलायर है। जी हां, ह्यूमंस का पीनस अपने बॉडी साइज के हिसाब से सभी प्राइमेट्स में सबसे लंबा और मोटा होता है। ना गोरिल्ला, ना चिंपैंजी, किसी का भी पीनस इतना प्रोमिनेंट नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्यों इंसान के पीनस का आकार इतना अलग है? कई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि इसका सीधा लेना देना है फीमेल चॉइस से, मतलब महिलाओं ने सबकॉन्शियसली चूज किया लॉन्गर, थिकर पीनस वाला पार्टनर, क्योंकि एक लार्जर पीनस बेटर स्टिम्युलेशन देता है, प्लेजर को इंक्रीज करता है और इस तरह फीमेल को मोर लाइकली बनाता है ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ऑर्गेज्म का मतलब है बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेज्म के दौरान यूटेरस का सक्शन इफेक्ट स्पर्म को अंदर खींचता है। तो जब कोई पीनस ज्यादा गहराई तक जाती है तो वो स्पर्म को सर्विक्स के पास ज्यादा एफिशिएंटली डिलीवर कर सकती है। और अगर वो प्लेजर भी देती है तो फीमेल सबकॉन्शियसली उसे दोबारा चुनना चाहेगी। सिंपल, जिस पीनस से प्लेजर मिले वही स्पर्म फ्यूचर जनरेशन में एंट्री पाएगा। और एक और फैक्टर पीनस का शेप। इंसान का पीनस थोड़ा मशरूम हेड जैसा होता है, जिसे हम ग्लैंस पीनस कहते हैं। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये शेप स्पर्म कंपटीशन को टैकल करने के लिए इवॉल्व हुई थी। मतलब अगर फीमेल ने किसी और से सेक्स किया था तो ग्लैंस की शेप पिछले स्पर्म को बाहर निकाल सकती है और नए स्पर्म के लिए रास्ता साफ कर देती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि पीनस साइज डजंट मैटर, तो साइंटिफिकली हंस देना, क्योंकि एवोल्यूशन ने तो क्लियरली कहा इट डिड एंड इट डज। चैप्टर डाइंग फॉर सेक्स। ये बायोलॉजी नहीं, बलिदान की दास्तान है। एक जानवर जानता है कि सेक्स करेगा तो मरेगा, फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि नेचर का अल्टीमेट रूल है, तेरे जीने से ज्यादा जरूरी है तेरे जीन्स का जीना। तू मरेगा चलेगा, पर तेरे जीन्स को सरवाइव करना है, और इसीलिए सेक्स के लिए मर जाना भी एक्सेप्टेबल डील है। अब बात करें प्रेइंग मैंटिस की। अरे ये कीड़ा तो लिटरल डेफिनेशन है, जान दे दूंगा पर सेक्स करूंगा। सोचो मादा मैंटिस, सेक्स के बीच में नर का सिर खा जाती है। मतलब शुरू तो लव से होता है, लेकिन एंड होता है कैनिबलिज्म से। लेकिन ये भी सोच, नर मैंटिस भाग नहीं जाता। वो जानता है कि वो मरेगा, फिर भी ठहरता है, क्योंकि उसके अंदर की एवोल्यूशनरी ड्राइव बोलती है, भाई तू तो जाएगा पर तेरा जेनेटिक नाम अमर रहेगा। अब जरा इसको इमेजिन कर, तू किसी के साथ सेक्स कर रहा है और सामने वाली धीरे धीरे तेरा शरीर खा रही है। क्या करेगा? भागेगा ना। लेकिन मैंटिस नहीं भागता, क्यों? क्योंकि नेचर ने उसके दिमाग में हार्डवायर कर दिया है कि सेक्स इज नॉट जस्ट प्लेजर, इट्स लेगेसी। अब साइंस भी कहता है जब मादा मैंटिस नर को खा लेती है तो उसे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और हर वो फ्यूल जिससे वो बेहतर एग बना सके। मतलब नर मैंटिस का मरना भी उसका फाइनल सैक्रिफाइस है, एक आखिरी गिफ्ट, एक आखिरी इंश्योरेंस कि उसकी संतान मजबूत पैदा हो और आगे उसका नाम चला जाए। और भाई यही तो है सेक्स का सबसे रॉ रूप। प्लेजर से ज्यादा प्रेशर होता है जीन्स आगे बढ़ाने का। भले तू इंसान है और कॉन्डम यूज करता है, लेकिन तेरा दिमाग अभी भी मैंटिस वाली भाषा में सोचता है, करो सेक्स, फैलाओ जीन्स, बनाओ लेगेसी। अब सोचो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इन बायोलॉजी टर्म्स कुछ भी नहीं। बस एक में सेक्स के बाद मौत होती है और दूसरे में मैरिज या चाइल्ड सपोर्ट। सोचो जरा, तुम्हारा प्यार तुम्हें लिटरल फाड़ देता है और तुम फिर भी बोलते हो हाँ जान कर लो। ये मजाक नहीं है, ये हनी बी मेल्स की लाइफ स्टोरी है। जिसे दुनिया प्यार समझती है वो इनके लिए सीधा डेथ सेंटेंस है। जैसे ही एक ड्रोन मेल बी
रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करता है, उसका पीनिस लिटरली उसके शरीर से टूटकर रानी के अंदर फंस जाता है। हाँ, ये कोई मेटाफोर नहीं है, एक्चुअली टूट जाता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। और ये सिर्फ एक पोर गाय के साथ नहीं, रानी उड़ती है। पीछे एक एक करके ड्रोन मेल्स लाइन लगाते हैं, वन बाय वन लव, पेनिट्रेशन, एक्सप्लोजन, डेथ। जैसे कोई रोमांटिक सुसाइड स्क्वाड चल रही हो, लेकिन सब बायोलॉजी के नाम पर। अब कोई पूछे भाई क्या जरूरत थी मरने की? बायोलॉजी कहती है बस पर्पस पूरा हुआ, तुम अब एक्सपेंडेबल हो। और सुन, बीज ही क्यों चलो, अब मिलाते हैं सैमन ब्रदर्स से। अरे सलमान भाई, नहीं, मछली की बात कर रहा हूं। ये मछलियां मतलब पैसिफिक सैल्मन अपना पूरा बचपन समुंदर में चिल करती हैं। पार्टी, प्रोटीन, प्रेडेटर, बचाव सब कुछ मैनेज करती हैं। फिर एक दिन उनके अंदर वॉइस आती है, बेटा अब तू बाप बनने के लायक है। और उसी दिन से ये समुद्र छोड़कर निकल पड़ते हैं मीठे पानी की तरफ, वहीं जहां पैदा हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की जानलेवा यात्रा, सिर्फ एक मकसद, एग फर्टिलाइज करना और मर जाना। हाँ, जैसे ही स्पॉनिंग होती है, मादा अंडे देती है, नर स्पर्म छोड़ता है और दोनों मर जाते हैं। एनर्जी जीरो, लाइफ कंप्लीट, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सेक्स लाइफ का क्लाइमैक्स लिटरली। अब कोई बोले भाई ये बायोलॉजी है या डिवोशनल सुसाइड, तो जवाब है एवोल्यूशन ने कभी कंफर्ट का वादा नहीं किया, उसने सिर्फ सर्वाइवल का डील दिया। और इंसान, हम सेक्स करते हैं प्लेजर के लिए, कनेक्शन के लिए, कभी कभी बोर्डम में, और ये जीव सेक्स करते हैं जैसे कोई फाइनल बैटल हो, जहां जीत का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन और हार का मतलब है नो लेगेसी। तो अगली बार जब कोई बोले आई वुड डाई फॉर लव, तो हंस मत देना, क्योंकि कहीं ना कहीं बीज और सालमन ने वो ऑलरेडी कर दिखाया, वो भी बिना गजल, बिना टिंडर, बिना नेटफ्लिक्स एंड चिल। कुछ मछलियां होती हैं और कीड़े, इनका पूरा जीवन बस एक ही काम के लिए होता है, जाओ प्रजनन करो और मर जाओ। हाँ भाई, ये लोग लिटरल सेंस में वन नाइट लाइफ जीते हैं, बस एक बार प्यार हो गया, हार्मोन आया मेटिंग की, और फिर शरीर खुद डिजेनरेट होने लगता है, ऑर्गन गल जाते हैं, सिस्टम शट डाउन हो जाता है, एक बायोलॉजिकल विंडोज एक्सपी क्रैश हो जाता है और बूम, लाइफ ओवर। लेकिन क्यों? क्योंकि नेचर बोलती है तू बचा या नहीं, पर तेरा जीन अगली पीढ़ी में जाना चाहिए। दैट्स द डील। अब सुनो बूब कैटेगरी मैमल्स की कहानी, मतलब मार्सुपियल माइस, जिन्हें एंटीचिनस कहते हैं। ये क्यूट से चूहे जैसे दिखते हैं, पर इनके अंदर एक दमदार प्रेम योद्धा छुपा होता है। जब ब्रीडिंग सीजन आता है भाई साहब, ये नर इतना ज्यादा सेक्स करते हैं कि इनके शरीर में लिटरली कोर्टिजोल का बाढ़ आ जाता है। इम्यूनिटी कहती है भाई मुझसे ना हो पाएगा, और फिर पूरा शरीर सिस्टेमिकली क्रैश करने लगता है। लिवर फेल, किडनी फेल, स्किन फटने लगती है, और कुछ ही हफ्तों में ये हीरोइक लवर लड़के मर जाते हैं। अब कोई पूछे क्यों भाई? क्योंकि ये बायोलॉजी की लव स्टोरी है, जिसमें एंडिंग हमेशा ट्रैजिक होती है। और ये हमें सिखाता है एक बड़ा सच, नेचर को इंडिविजुअल से ज्यादा स्पीसीज प्यारी है। तू बच गया तो क्या हुआ, अगर तेरा जीन आगे नहीं गया तो नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी तो जब किसी जीव को भूख और सेक्स में से एक चुनना पड़े, तो वो कहता है खाना तो कल भी खा लेंगे, लेकिन आज अगर वंश न चला तो गेम ओवर। मतलब सेक्स अब डिजायर नहीं, स्पीसीज लेवल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका है। यानी जो तुम सोचते हो लव इज ब्लाइंड, वो असल में है लव इज डिजाइन्ड बाय एवोल्यूशन। चैप्टर रोमांस ऑन। भाई रोमांस ये जो चीज है ना, ये दिखती बड़ी ड्रीमी है, पर असल में इसकी जड़ें भी वहीं गढ़ी हैं जहां बाकी हर एनिमल बिहेवियर की हैं, एवोल्यूशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजी में। चल उसी अंदाज में चलते हैं जैसे अब तक बातें हो रही हैं, दिल से दिमाग से और थोड़ा नीचे से भी। भाई रोमांस का असली मतलब क्या है? वो जो लड़के रोज गुड मॉर्निंग भेजते हैं, या लड़कियां जो बोलती हैं आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, या फिर वो स्टेयरिंग वाला सीन जहां तू आंखों में आंखें डाल के पूरी जिंदगी देख लेता है। भाई ये सब तो पैकेजिंग है। रोमांस असल में एक बायोलॉजिकल ट्रिक है। क्यों ट्रिक? क्योंकि इंसान की दुनिया में सेक्स इतना आसान नहीं है। भाई तू कोई डॉग या लायन थोड़ी है कि रास्ते में मिला और कर लिया। तुझे ट्रस्ट बनाना पड़ता है, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, कमिटमेंट दिखाना पड़ता है।
और ये सब करने के लिए नेचर ने इंसान को गिफ्ट किया रोमांटिक फीलिंग्स। अब सोच, तू किसी लड़की को देखता है और दिल धड़कने लगता है, तेरा पेट गड़बड़ करने लगता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, तू ऑकवर्ड हो जाता है, बात करने में शर्म, लेकिन अंदर से एक आग, कुछ तो कनेक्शन है भाई। ये कनेक्शन कोई डिवाइन सिग्नल नहीं है, ये है नेचर का डोपामीन ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन का डेडली कॉम्बो, जो तुझे पुश करता है कि बॉन्ड बना, अटैच हो और फिर मेट कर। और लड़कियां, उनके लिए रोमांस सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये है असेसमेंट टूल। तेरा गिफ्ट देना, तेरा एफर्ट लगाना, तेरी अटेंशन, इन सब से वो जज करती हैं कि क्या ये लड़का मेरे बच्चे का बाप बनने लायक है। और अगर तू पास कर गया तो मिलती है इमोशनल इंटीमेसी की ग्रीन लाइट। रोमांस बेसिकली एक मिलावट है दिल, दिमाग और हॉर्मोन्स की। तू सोचता है कि तू गाना सुनकर रो रहा है, पोएट्री लिख रहा है, लेकिन अंदर तेरा बायोलॉजी चिल्ला रहा है, भाई अटैचमेंट बनाओ, कमिटमेंट दिखाओ, तभी मिलेगा मौका रिप्रोडक्शन का। और हाँ, ये जो हार्ट ब्रेक होता है ना, वो भी एक एवोल्यूशनरी वेपन है, ताकि तू सीखे, समझे और अगली बार ज्यादा कॉशन से जाए। भाई नेचर को परवाह नहीं कि तू दर्द में है, उसे परवाह है कि तेरे जीन्स सही जगह जाएं। तो अगली बार जब कोई लड़की कहे मुझे तो इमोशनली मैच्योर लड़के पसंद है, तू समझ जाना वो रोमांस मांग रही है, लेकिन असल में उसका बायोलॉजी एक क्वालिटी फादर ढूंढ रहा है। चैप्टर बाय बाय। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो बुद्धिमान है और यही हमें पसंद है। अब वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन सफर अभी बाकी है। सब्सक्राइब दबा दो अगर ऐसी ही मस्त वाली बातें सुननी है, चाहे वो फिलॉसफी हो, पॉलिटिक्स या फिर बायोलॉजी, जो दिमाग का दही बना दे। कमेंट में बताओ क्या सोचते हो, क्या पूछना है, किस टॉपिक पर अगली बार दिमाग की तिकड़ी चलवानी है। चलते हैं, जल्दी फिर मिलेंगे, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा सोचेंगे और शायद कुछ नया समझ जाएंगे। See you in the next one.